इस एनिमे के स्टार्ट में हम एक बहुत ही बैड एस लड़के को देखते हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलर होता है एंड वो पैसों के बदले लोगों को खत्म करता है। ये लो तुम्हारे 100 करोड़, अच्छा काम किया तुमने। माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हें खत्म करने के 500 करोड़ मिले थे। इस लड़के का नाम 7 होता है एंड ये वर्ल्ड का बेस्ट किलर होता है, लेकिन सपनों में। असलियत में मंचूरियन का ठेला लगाता है। ये लो बच्चे, वर्ल्ड का बेस्ट मंचूरियन। वर्ल्ड का बेस्ट मंचूरियन, तुमसे अच्छा मंचूरियन मेरा कुत्ता बना दे। भाग यहाँ से लड़के, बहुत हो चुका 7। अब हम लोग मंचूरियन नहीं बेचेंगे। अब से हम लोग एक ऐसा काम करेंगे जिससे हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन यही आपने मंचूरियन का ठेला लगाने से भी पहले बोला था। चुप रहो 7, क्या तुम अपने पास्ट के बारे में नहीं जानना चाहते? एंड असल में 7 को उसके पास्ट का कुछ भी नहीं याद होता कि वो पास्ट में कहाँ था और क्या किया करता था। बस केवल उसको उसका नाम याद है जो कि होता है 7। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। उसके लिए हमें स्टैन आइलैंड जाना होगा जो कि फ्यूचर का एक आइलैंड है। वहीं पर तुम्हारा इलाज होगा, लेकिन उसके लिए हमें बहुत पैसों की जरूरत है। कितने पैसे? 10 करोड़। 10 करोड़? और एक ही तरीका है 10 करोड़ जल्दी से कमाने का। क्या? तुम्हें बनना होगा एक किलर। हम लोगों को खत्म करने के बदले बहुत सारा पैसा लेंगे। लेकिन मैं किलर बनूंगा कैसे? मुझे तो केवल ये मैजिक सीजर टेक्निक आती है। तुम भूल गए क्या? तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? वर्ल्ड का बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट टीचर डाइबो। मैं तुम्हें बनाऊंगा एक ऐसा किलर जिससे पूरी की पूरी दुनिया डरेगी। अबे ओए, मेरा उधार कब वापस करेगा? थोड़े दिनों में कर दूंगा सर। ये लो मेरा पहला इन्वेंशन, डाइबो एग। इसको फेंक के तुम जिस भी चीज के बारे में सोचोगे तुम वो बन जाओगे। सच्ची में? अबे साले, ये रहा मेरा दूसरा हथियार फे 7। इसका यूज केवल इमरजेंसी में करना। ये तुम्हें पकड़ के कहीं दूर उड़ा ले जाएगा। सच्ची में? अबे क्या पकड़ लिया ये? माफ करना, लेकिन वो वही पकड़ के उड़ाता है। ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है 7। तुमको असलियत में अब किसी की जान लेनी होगी। लेकिन बेचारा 7 एक कीड़े को भी नहीं मार पाता एंड सबसे खुद उल्टा मार खा जाता है। तुम पास हो गए। ये लो, आज से तुम एक किलर हो और ये रहा तुम्हारा पहला मिशन। तुम्हें उस शादी में जाना है और दुल्हन के बाल उड़ा देने हैं। क्या? बिल्कुल नहीं, आज उस बेचारी की शादी है। मैं ऐसा बुरा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। दूल्हे की मम्मी ने कहा कि वो हमें 200 रुपए देगी। कहाँ है दुल्हन? एंड 7 अपना बेस बदल के उनकी शादी में घुस जाता है एंड जैसे ही लाइट्स बंद होती है वो दुल्हन के बाल काटने वाला होता है। लेकिन तभी वो दूल्हा और दुल्हन की पास्ट की मूवी देखने में बिजी हो जाता है जिसमें उस दूल्हा दुल्हन का पास्ट दिखाया जा रहा था कि वो लोग कैसे मिले थे साथ में और कैसे वो लोग साथ में बड़े हुए हैं। यार, मेरे पास्ट में मैं कैसा था? मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होगी क्या? लेकिन तभी उनकी मूवी खत्म हो जाती है और लाइट्स वापस से जल जाते हैं एंड 7 ने दुल्हन की जगह गलती से दूल्हे के बाल काट दिए होते हैं। भागिए डाइबो सर। एंड 7 और डाइबो वहाँ से भागने लगते हैं। तभी 7 भागते भागते 7 एक रोबोट से टकरा जाता है एंड 7 के पास से उसका बैज गिर जाता है जो कि उसके पास की एक निशानी होती है। अरे ये तो एक रोबोट है। ओए तुम स्टैन आइलैंड के हो क्या? मुझे अपने साथ स्टैन आइलैंड लेके चल सकते हो क्या भाई? एक मिनट, ये बैज तुम्हारा है क्या? हाँ, ये मेरा है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये क्या है। एंड तभी वो रोबोट 7 के ऊपर अटैक कर देता है। अबे रोबोट, कम दिमाग का क्या? हमारे पास ऑर्डर है, जिसके पास भी ये बैज हो उसे तुरंत खत्म करने का। एंड 7 भी अपना मैजिक सीजर यूज करता है खुद को बचाने के लिए। इस रोबोट का अटैक 7 को लग जाता है, लेकिन 7 भी अपनी सीजर से इस रोबोट का एक हाथ काट देता है। बहुत हुआ, अब मरो तुम। अच्छा, कम से कम ये तो बता दो कि मैं हूँ कौन? मेरी डाटा के हिसाब से तुम हो इस दुनिया के। लेकिन तभी एक लड़की उस रोबोट को आके खत्म कर देती है। अबे पागल लड़की, कम से कम उसको बता तो देने देती मैं कौन हूँ। तुम्हारे पास ये किलर बैच कहाँ से आया? कौन हो तुम? लेकिन तभी वो रोबोट फटने वाला होता है एंड ये लड़की वहाँ से भाग जाती है एंड 7 भी किसी तरह अपने किलर बैच को लेके फे के साथ वहाँ से निकल जाता है। ओए होश में आ लड़के, ये लो ब्रेड। हमारे पहले ही मिशन में हम फेल हो गए। डाइबो सर, ये किलर लीग क्या है? किलर लीग दुनिया की सबसे खतरनाक किलर्स का एक ग्रुप है जिसमें दुनिया के टॉप 7 किलर्स हैं और कहा जाता है कि अगर तुम्हारा नाम का कॉन्ट्रैक्ट किलर लीग को मिल गया तो भगवान भी तुम्हें मरने से नहीं बचा सकते। डाइबो सर, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं भी एक किलर बनूंगा और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि वर्ल्ड के टॉप 100 किलर्स में से एक। बहुत अच्छे लड़के, आज से मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ और ये लो तुम्हारे लिए नई सीजर। आज से ये बाल काटने की भी दुकान हमारी है। थैंक यू डाइबो सर। एंड अब 7 एक बार्बर और एक सीक्रेट किलर बन चुका है एंड आज से हमारे 7 की नई जर्नी स्टार्ट होती है। अगले दिन, ओए क्यूटी, बाल कटवाना है क्या? चुप बे, ऐसा चाटा मारूंगी 4 बार गिरोगे। इसके बाद हम देखते हैं 7 को उसका दूसरा मिशन मिलता है। ये लो, ये है डॉग्स गैंग का सरदार। मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी दोनों आंखें कल सुबह होने से पहले फोड़ दो। काम हो जाएगा मैम। 7 चुपचाप एक कुत्ता बन के उनके टेरिटरी में घुस जाता है एंड उसे कोई भी पहचान नहीं रहा होता एंड तभी वो डॉग्स के लीडर के पास पहुंच जाता है जिसकी आंखें वो यहाँ फोड़ने आया है। ओए कौन हो तुम? तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ यहाँ। मेरा नाम है। एंड तभी 7 सोचता है मुझे एक ऐसा नाम बोलना होगा जो इनके ग्रुप के किसी भी कुत्ते का ना हो। मेरा नाम है टकला। क्या? ये तो मेरा नाम है। एंड तभी टकला इसको पकड़ लेता है। और ये तुम्हारे पास से इंसानों की बदबू क्यों आ रही है? वो क्योंकि मैं पिछले जन्म में इंसान था। चुप बे, कहीं तुम इंसान ही तो नहीं? सर, मेरे पास एक टेस्ट है जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये इंसान है या फिर डॉग। तुम्हें बाकी डॉग्स की तरह हमारे शीरो की पोटी खानी होगी। तू पहले खा के दिखा। एंड ये कुत्ता शीरो की पोटी खा लेता है जो कि मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता भाई। लो अब तुम खाओ, तू ही खा ले पूरा। एंड तभी 7 अपने ओरिजिनल
ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है एंड हवा में उड़ता हुआ जाता है और टकला की दोनों आंखें फोड़ देता है। लेकिन तभी टकला उसकी उंगलियां पकड़ के उसकी उंगलियां तोड़ देता है। एक मिनट, तुम्हें दिख कैसे रहा है भाई? मैंने तो तुम्हारी आंखें फोड़ दी हैं। मेरी आंखें यहाँ नीचे हैं। वो चश्मा मैंने अपने फोरहेड पे लगाया था। मेरी किस्मत ही खराब है क्या? एंड तब 7 अपने दूसरे हाथ से उसकी आंखें फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टकला उसके दूसरे हाथ की भी उंगलियां तोड़ देता है। प्लीज मुझे छोड़ दो। किसने भेजा तुम्हें मुझे मारने? लेकिन तभी 7 अपनी जीभ से टकला की एक आंख फोड़ देता है एंड अब टकला का दिमाग खिसक जाता है। टकला अपने एंग्री मोड में आ जाता है एंड 7 को अपने गिटार से बहुत गंदा मारने लगता है। लेकिन तभी एक सेकंड के लिए 7 बेहोश हो जाता है और उसका पास्ट वाला 7 वापस से जग जाता है एंड पास्ट वाला 7 सिर्फ एक सेकंड में टकला का गिटार तोड़ देता है और उसको हराने वाला होता है। ये क्या? लेकिन तभी 7 फिर से होश में आ जाता है एंड टकला फिर इसकी बैंड बजा देता है। लेकिन तभी उसको वो फोटो दिख जाती है जो मियाऊ ने 7 को दी थी। ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? क्या तुम्हें मियाऊ ने भेजा है क्या? हाँ, नहीं मतलब मुझे नहीं पता। मैं समझ गया। क्या समझ गया? असल में मैं और मियाऊ बचपन में एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। याद रखना टकला, अगर तुमने मुझे कभी भी धोखा दिया तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगी। एंड मियाऊ मुझसे शादी करना चाहती थी एंड बच्चे पैदा करना चाहती थी, लेकिन एक कुत्ता और बिल्ली कभी भी शादी करके बच्चे नहीं पैदा कर सकते। इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया ताकि वो किसी बिल्ली से शादी करके एक अच्छी जिंदगी जिए। अच्छी बात है तुमने उसे छोड़ दिया, लेकिन कम से कम उसे बता तो देते ताकि वो अपनी पूरी जिंदगी तुमसे बदला लेने के लिए ना बर्बाद करे। एंड ये कह के 7 वहाँ से निकल जाता है एंड अब टकला को उसकी गलती का एहसास होता है। इधर हम देखते हैं मियाऊ अपनी पूरी आर्मी के साथ तैयार होती है कुत्तों पर हमला करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर टकला आ जाता है एंड एक बहुत ही सैड और रोमांटिक सॉन्ग गाने लगता है, जिसको सुन के मियाऊ को उसके पास्ट की याद आ जाती है एंड उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ करना मियाऊ, मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया। एक डॉग और कैट आपस में शादी करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा था ताकि तुम किसी और बिल्ली के साथ शादी करके एक अच्छी जिंदगी जियो। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक झूठे हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं एक झूठा हूँ, लेकिन एक चीज मैंने कभी भी झूठ नहीं बोली मियाऊ, ये कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। भाई ये क्या हो रहा है सिनेमा में? लेकिन असलियत में ये टकला नहीं होता, ये बल्कि हमारा 7 होता है जो इन दोनों की लड़ाई सॉल्व करवाने आया होता है। लेकिन तभी इसके ऊपर 13 अटैक कर देती है एंड 13 को भी किसी ने टकला को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है। 13 उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन मियाऊ उसे बचा लेती है। तो ये तुम हो 13, मेरे रास्ते से हट जाओ मियाऊ। एंड तभी मियाऊ की कैट्स 13 के ऊपर अटैक कर देती है। चिंता मत करो टकला, मेरे रहते तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन 7 वहाँ से पहले ही निकल गया था। बाल बच गया मैं, तो उस लड़की का नाम 13 है, मेरे को बच के रहना होगा उससे। लेकिन तभी 13 उसके सामने आकर उसको घेर लेती है। अब तुम नहीं बचोगे टकला। एक मिनट, मैं टकला नहीं हूँ, मेरे बाल है, मतलब मैं 7 हूँ जिससे तुम पहले मिली थी। तो ये तुम हो, तुम्हें भी मुझे खत्म करना था। 2 मिनट। एंड तभी 13 7 के ऊपर अटैक कर देती है एंड 7 एक डाइबो एक का यूज करके गायब हो जाता है। ये कैसे किया इसने? गायब कैसे हो गया वो? एंड असलियत में 7 गायब नहीं हुआ होता, बल्कि एक पत्थर में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक कुत्ता हल्का होने आ जाता है उसके ऊपर। हट बे। एंड उस कुत्ते की वजह से 13 7 को दोबारा से पकड़ लेती है। जल्दी बताओ तुम्हारे पास वो बैच क्यों है? मुझे नहीं पता। एंड तभी 7 अपने सिजर से 13 का मास्क काट देता है एंड 13 बहुत सुंदर होती है एंड 7 13 के ऊपर लट्टू हो जाता है। तुमने मेरा चेहरा देख लिया, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। हाय, मेरा नाम है 7 और मैं जन्म से सिंगल हूँ। मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी क्या? लेकिन पैसे तुम देना। एंड तभी 7 फिर से फे के साथ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन 13 इस बार इन दोनों को भागने नहीं देती और 7 और फे के ऊपर निंजा स्टार से अटैक कर देती है एंड ये दोनों नीचे आकर गिर जाते हैं एंड फे भी काफी इंजर्ड हो जाता है। 7 के पास अब कोई और रास्ता नहीं होता, तो वो 13 के साथ अपनी कैची को 2 हिस्सों में काट के लड़ाई करने लगता है। एंड तभी 13 अपने दोनों स्वॉर्ड से 7 की सीजर को रोक देती है और उसके हाथों को पकड़ लेती है ताकि वो हिल ना पाए एंड उसके ऊपर अपनी चोटी से अटैक कर देती है एंड 7 बचने के लिए आगे बढ़ जाता है और फिर तुम समझ गए होगी कि क्या हुआ होगा। एंड अब 13 और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो पूरी स्पीड में 7 के ऊपर अटैक कर देती है। ये तो बहुत ही फास्ट है, मैं इसको रोक नहीं सकता। लेकिन तभी 13 की स्वॉर्ड को फे पकड़ लेता है, मानो वो कोई डंडा हो। एंड फे भी अब एंग्री मोड में आ जाता है, जिसको देख के ये दोनों एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। एंड फे इसको एक ऐसा जोर का पंच मारता है कि 13 बहुत दूर चली जाती है एंड तभी उसको मियाँ और उसकी बिल्लियां भी आकर घेर लेती हैं। अब 13 के पास और कोई चारा नहीं बचता वहाँ से भागने के अलावा। आज तो तुम बच गए 7, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें जरूर मारूंगी। एंड ये कह के 13 वहाँ से भाग जाती है एंड 7 जिंदा बच जाता है। अगले दिन 7 की दुकान में एक आदमी आता है अपने बेटे के बाल कटवाने एंड वो उसे एक बूढ़ी औरत को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट देता है जो लोगों को स्कैम कर उनसे पैसे लूटती है, जिसके बदले ये आदमी 7 को 1 लाख रुपए देगा। 7 चुपचाप एक बॉक्स में ट्रांसफॉर्म होकर चुपचाप उस बूढ़ी औरत का पीछा कर रहा होता है, लेकिन तभी वो इसको उल्टा घूम के देख
देख लेती है। ये डिब्बा तो घर में काम आएगा। एंड वो डिब्बे को तोड़ मरोड़ के अपने बैग में रख लेती है, जिससे बेचारे 7 को बहुत दर्द होता है। और फिर वो उनके सिटी स्कूल के सामने पहुंच जाती है। ओए लड़कों, मेरे पोते को तो परेशान नहीं करते ना तुम लोग? हाँ दादी, बिल्कुल नहीं। एंड असल में ये इधर अपने पोते को स्कूल से लेने आई होती है, जिससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन तभी 7 को एक अच्छा मौका मिल जाता है और वो इस बूढ़ी औरत को खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी एक कुत्ता उस बूढ़ी औरत का बैग पकड़ लेता है और वो उससे छीनने लगता है। दूर हट जा कुत्ते। अरे इस कुत्ते ने गलत चीज पकड़ ली है मेरी। एंड ये दोनों उस बैग को खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से 7 की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि वो भी तो था उस बैग में ही ना। एंड 7 को वापस से ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है एंड उसकी हालत बहुत खराब होती है। एंड वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये बूढ़ी औरत उसको पीछे से पकड़ लेती है। ओए लड़के, मेरा जो नुकसान किया उसका पैसा कौन देगा? प्लीज मुझे जाने दो दादी, इमरजेंसी है। लेकिन तभी इस दादी के पोते की छुट्टी हो जाती है। अरे मेरे डिंग की छुट्टी हो गई। एंड ये अपने पोते की तरफ भागती है और उसको देखकर डर जाती है। ये क्या, तुम्हारे बाल ऐसे किसने काटे? उस लड़के ने दादी, क्योंकि असल में इस लड़के के बाल 7 नहीं काटे होते हैं, जिसपे उसकी दादी 7 के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है एंड वो अपनी स्पेशल पावर दिखाती है। लेकिन 7 को यकीन नहीं होता कि वो इस लड़के की दादी है, क्योंकि इसी के पापा ने 7 को कॉन्ट्रैक्ट दिया है इसको खत्म करने का। मतलब इसके खुद के बेटे ने अपनी माँ को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है 7 को। 7 सोचता है कि आखिर ये आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। असल में इनके घर में पैसों की बहुत दिक्कत होती है एंड उसके बेटे को इस बूढ़ी औरत के मरने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा एंड उसी के लिए उसने 7 को कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है इस बूढ़ी औरत को खत्म करने का, जो कि उसकी खुद की माँ होती है। एंड पैसों की दिक्कत की वजह से ही ये बूढ़ी औरत लोगों को स्कैम करती है, ताकि वो अपने बेटे की मदद कर सके और अपने पोते को खुश रख सके। लेकिन बेचारी का खुद का बेटा इसको मारना चाहता है। ये दादी बहुत गुस्सा हो जाती है और 7 को बहुत गंदा मारने लगती है। लेकिन तभी ये सब डाइबो वहाँ ऊपर से देख रहा होता है। शायद तुम भूल गए 7, इस दुनिया में हर इंसान की एक कमजोरी होती है और वो होता है प्यार। एंड डाइबो इस बूढ़ी औरत के पोते की तरफ अपनी क्रॉसबो से तीर छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके खुद के रहते उसकी दादी अपने पोते को कुछ भी नहीं होने देगी। एंड बिल्कुल वैसा ही होता है, उसकी दादी अपने पोते को बचाने के लिए खुद तीरों के सामने कूद जाती है एंड डाइबो का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन उन तीरों और उस दादी के बीच में एक लड़का और खड़ा होता है, जो होता है हमारा 7। एंड वो उस दादी और पोते दोनों को बचा लेता है, क्योंकि भले ही हमारा 7 एक किलर है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा इंसान होता है। शाम में हम देखते हैं ये दोनों साथ में छत पर बैठे होते हैं। क्या यार 7, अच्छा खासा आज हम लोग को 1 लाख रुपए मिल जाता। अगर तुम इतने अच्छे रहोगे तो कभी एक किलर नहीं बन पाओगे, माफ करना डाइबो सर। एंड 7 को यकीन नहीं हो रहा होता कि इस दुनिया में कितने खराब लोग हैं। जिस माँ ने उसे बचपन से पाला और बड़ा किया है, उसी को वो बेटा खुद मारना चाहता है। अगले दिन हम देखते हैं ये दोनों बीच में नारियल बेच रहे होते हैं। पता नहीं यार कब अमीर होऊंगा मैं, फिर मैं भी बीच में लेट के मस्त आराम करूंगा। लेकिन तभी डाइबो का फोन बजता है। हेलो जी, ओके समझ गया, भेजता हूँ। 7 कहाँ गया? मैम मैं आपको सनस्क्रीन लगा दूं क्या? ओए 7 अभी टाइम नहीं है, तुम्हें एक मिशन पे जाना है। एंड फिर इसको लेकर उड़ जाता है। यार 2 मिनट तो रुक जाते प्लीज। एंड ये उड़ता हुआ सीधे अंकल सेन के पास, जो उस आइलैंड के कोस्ट गार्ड है, उनके पास गिरता है। ओह तो तुम आ गए, ये लो, ये मेरी पूरी जिंदगी की सेविंग्स है। क्या आपके पास इतने ही पैसे अंकल? और पैसे होते तो मैं चड्डी में घूम रहा होता बेटा। हमारे आइलैंड पे कुछ पायरेट्स अपनी सबमरीन से अटैक करने आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम नीचे जाके उनके कैप्टन को मार दो। ठीक है, काम हो जाएगा अंकल, लेकिन तुम उनकी शिप के अंदर जाओगे कैसे? चिंता मत करिए, मेरे पास एक जीनियस प्लान है। कैसा प्लान? मैं एक डूबती हुई मछली बन के जाऊंगा। डूबती हुई मछली? ये तो एक परफेक्ट प्लान है। एंड 7 एक मछली बन के इन लोगों की सबमरीन के पास पहुंच जाता है और डूबने की एक्टिंग करने लगता है। बॉस एक मछली बार डूब रही है, हमें उसे बचाना होगा। एंड ये आदमी इस मछली को बचा लेता है, जो की असलियत में 7 होता है। भैया ये मछली बार डूब के मरने वाली थी, तो मैंने इसे बचा लिया। चलिए हम लोग इसको मार के फिश फ्राई बना के खाते हैं। क्या फिश फ्राई? नहीं, आज हम लोग ग्रिल्ड फिश खाएंगे। लेकिन ये मेरी मछली है, ये तो मेरे हाथों में, मेरी जो मर्जी होगी हम लोग वही खाएंगे। तो ये लो, अब नहीं है तुम्हारे हाथों में, रुक जाओ तुम दोनों। एंड तभी वहाँ पर उनकी शिप का कैप्टन आ जाता है, जिसको मारने के लिए 7 यहाँ पर आया है। रुको अभी मैं इसको आधा आधा कर देता हूँ, एक आधा तुम दोनों खाना और एक आधा मैं। एंड कैप्टन जैक 7 को बीच से काटने लगता है, लेकिन 7 हर बार इसके अटैक को किसी तरह डॉज कर देता है। अबे ये निंजा मछली है क्या? जैक 7 को अपने हाथों में उठाता है एंड तभी 7 उस पर चॉपस्टिक से अटैक कर देता है, बट जैक 7 की चॉपस्टिक को अपने मुंह से पकड़ लेता है एंड वो उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और 7 वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। ओह तो तुम एक किलर हो जो मुझे यहाँ मारने आया है। हाँ सही कहा तुमने, ये तुम्हारा आखिरी दिन है बच्चे, मेरा नहीं, ये तुम्हारा आखिरी दिन है जैक। पहले तो मेरी तलवार से नीचे उतरो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। ओह सॉरी। एंड इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कैप्टन जैक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है एंड वो 7 को बहुत गंदा पीटता है। 1 मिनट।
हेलो डाइबो सर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे मदद चाहिए। माफ करना 7, मुर्गे पानी में नहीं तैर सकते, वरना मैं आ जाता तुम्हारी मदद करने। अकेले संभालो उसको, बाय बाय। लेकिन 7 के बाल खुले हुए देख के जैक उसे देख के डर जाता है। 1 मिनट, ये लड़का उसकी तरह क्यों दिखता है? कहीं ये वो तो नहीं जो मुझे सालों पहले मिला था? एंड फिर हम जैक के पास्ट को देखते हैं। ये लीजिए सर, आपका काम हो गया। बहुत अच्छे, रुको मैं भेजता हूँ तुमको तुम्हारे 50 लाख रुपए। लेकिन तभी एक लड़का आकर इस आदमी को पीछे से मार देता है, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है इस आदमी को मारने का। एंड अपना काम खत्म करके ये वहाँ से जाने लगता है। ओए लड़के, 1 मिनट रुक नहीं पा रहा था तू? अब तू देगा क्या मेरे को मेरे 50 लाख रुपए? लेकिन ये लड़का जैक को इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है। एंड जैक बहुत गुस्सा हो जाता है एंड वो अपनी तलवार निकालने वाला होता है। एंड जैक जैसे ही अपनी तलवार निकालता है, 7 उसके सामने से गायब हो जाता है और वो उसके पीछे खड़ा होता है। एंड जैक को पता भी नहीं चलता कि कब 7 ने उसके ऊपर पहले अटैक कर दिया होता है। वो इतना ज्यादा फास्ट होता है। एंड 7 के अटैक से जैक वहीं पर बेहोश हो जाता है। 1 मिनट, ये अगर वही लड़का है तो ये अकेले मुझे और मेरी सारी शिप्स तबाह कर देगा। लेकिन फिर ये इतना वीक कैसे हो गया? मुझे चेक करना होगा कि ये वही है कि नहीं। एंड तभी जैक 7 को एक जोर का पंच मारता है एंड 7 दूर जाकर गिरता है। मैं तो फालतू में डर गया था, ये नहीं है वो लड़का। 1 मिनट, मैं हार नहीं सकता। अंकल सेन ने मुझे अपनी जिंदगी भर की सेविंग दी है हमारे आइलैंड को बचाने के लिए। मैं तुम्हें मेरे आइलैंड पर अटैक नहीं करने दूंगा। क्या हुआ अगर मैं तुम्हें मार नहीं सकता? मैं सबमरीन को तो रोक सकता हूँ। एंड तभी 7 अपनी पूरी जान लगा के सबमरीन के विंडो पे एक पंच मार के उसे तोड़ने वाला होता है। बॉस, हमें जल्दी उसे रोकना होगा, वरना अगर सबमरीन का विंडो टूट गया तो समुद्र का पानी अंदर आ जाएगा और हम सब डूब जाएंगे। लेकिन 7 बेचारा सबमरीन का शीशा तोड़ो खुद का हाथ तोड़ देता है। तुम तो फनी हो बच्चे। चलो ठीक है, एक गेम खेलते हैं। अगर तुमने सिर्फ मेरे इस पैर को हिला भी दिया तो मैं तुम्हारे आइलैंड पर अटैक नहीं करूंगा, ठीक है? चैलेंज एक्सेप्टेड। एंड 7 उसके एक आदमी के ऊपर अंडा फेंक कर मार देता है। एंड जैक उसको उल्टा घूम के देखता है, ये तो एक अंडा है। लेकिन जैसे ही जैक वापस घूमता है, 7 उसे एक भयानक समूह बना के डरा देता है। एंड जैक का पैर हिल जाता है। देखो तुम हार गए। एंड जैसा जैक ने कहा था, वो उनके आइलैंड पर अटैक नहीं करता एंड वहां से चला जाता है। लगता है 7 ने हमें बचा लिया। एंड जैसे ही अंकल चैन बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं उनकी छत पर एक नई पैंट टंगी होती है। ये कहां से आई मेरे पास? ओए 7, सारा का सारा पैसा कहां गया? अगले दिन 7 को एक और मिशन मिलता है इस छोटी बच्ची को खत्म करने का, जिसका नाम कोला होता है। ओए छोटी बच्ची, अब तुम नहीं बचोगी। क्या? आखिर मेरी जैसी खूबसूरत लड़की को मरना जरूरी है क्या? हाँ, और तुम खूबसूरत नहीं हो, अब मरो चुपचाप। 1 मिनट, इससे पहले कि तुम मुझे मारो, मेरी कुछ लास्ट विशेस हैं। अगर तुम मेरी सारी आखिरी इच्छाएं पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हें अपने आप को मारने दूंगी। हाँ पक्का? हाँ पक्का। चलो फिर जल्दी जल्दी तुम्हारी लास्ट विशेस पूरी करता हूँ मैं। मुझे अपने ऊपर बैठा के लेके चलो। एंड कोला जैसे ही 7 के ऊपर चढ़ती है, वो बिल्कुल हिल भी नहीं पाता, क्योंकि इस लड़की की स्पेशल पावर होती है, वो जिसको भी छुएगी वो उसकी मर्जी के बिना हिल नहीं सकता। उसके बाद 7 इस लड़की की सारी विशेस पूरी करने लगता है। कोला की फर्स्ट विश होती है खड़े होके एक बार सुसु करना। एंड ये दोनों साथ में सुसु करते हैं। दूसरी विश होती है एक सांस में पूरी की पूरी कोका कोला बॉटल खत्म करना, क्योंकि कोला को कोका कोला बहुत पसंद होता है। कोला की तीसरी विश होती है किसी नंगे को पूरा शहर में जॉगिंग करते हुए रिकॉर्ड करना। एंड बेचारे 7 को ये करना पड़ता है। इसकी चौथी विश होती है इस खतरनाक सी नर्स को एक इंजेक्शन लगाना। तुम सच्ची में करना चाहती हो कोला? हाँ। एंड कोला इस नर्स को इंजेक्शन लगा देती है, जो कि 7 के ऊपर फिर से बहुत भारी पड़ता है। इसकी पांचवी विश होती है एक लड़के के अंडों को फोड़ना। एंड 7 ये भी करने में इसकी मदद करता है। कोला की छठी विश होती है एक 5 स्टार होटल में खाना खाना। भाई साहब, ये 10,000 रुपए का है। तुम तो बहुत अमीर हो लड़की। हाँ, ये मत कहना तुम्हारे पास पैसे नहीं है। एंड फिर ये दोनों किसी तरह उस होटल से अपनी जान बचाकर भागते हैं। कोला की 6th विश होती है एक शेर की सवारी करना। पागल हो गई हो क्या तुम? इसकी सवारी नहीं कर सकते हम? तो फिर मैं नहीं मरूंगी। एंड बेचारे 7 को खुद एक शेर बनना पड़ता है जिसकी ये सवारी करती है। लेकिन ये विश भी 7 के ऊपर बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि असली शेर को ये 7 पसंद आ जाता है एंड वो इसके पीछे पड़ जाता है। अब इस लड़की की 7th विश होती है स्काई डाइविंग करना। देखो कोला, हमारे पास प्लेन और पैराशूट दोनों के ही पैसे नहीं है। ये विश तो तुम्हारी पूरी नहीं हो सकती। सोच लो, फिर मैं मरूंगी नहीं क्या यार? एंड तभी 7 अपना दिमाग लगाता है एंड फे को निकाल लेता है, जो इन दोनों को स्पेस तक लेके जाता है। एंड वहाँ पे 7 इस लड़की को छोड़ देता है और फे इसको। ये दोनों के दोनों स्पेस से बिना पैराशूट के नीचे गिरते हैं, जिसमें 7 को तो बहुत डर लग रहा होता है, लेकिन इस लड़की को बहुत मजा आ रही होती है। एंड ये लड़की बोलती है ये मेरी जिंदगी का बेस्ट डे है। ये लड़की पूरे दिन बहुत मजे करती है और बहुत हंसती है। एंड आखिरी में 7 एक प्लेन बन के कोला को और खुद को बचा लेता है, लेकिन फिर ये लोग एक पेड़ से टकरा जाते हैं। हाँ, ठीक है लड़की, तुम्हारी सारी विश पूरी हो गई। तैयार हो ना मरने के लिए? हाँ, लेकिन मेरी एक विश अभी भी बची है, लेकिन तुम वो पूरा नहीं कर सकते। चलो मैं तैयार हूँ मरने के लिए। अच्छा, ऐसी क्या विश है तुम्हारी जो मैं पूरा नहीं कर सकता? क्या है तुम्हारी विश? यही कि मैं मरना नहीं चाहती। क्या? मेरी लास्ट विश है कि मैं मरना नहीं चाहती और मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ एंड आज की तरह हर दिन मजे करना चाहती हूँ। एंड तभी ये लड़की अपना विग निकाल देती है एंड असलियत में इस बेचारी को कैंसर होता है एंड ये ज्यादा दिन तक अब जिंदा नहीं बचेगी। 7 एकदम शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसको यकीन नहीं होता कि ये लड़की जो अभी तक इतने मजे कर रही थी, इतना हंस रही थी, वो बस अब थोड़े दिनों की मेहमान है। बिना बालों के भी मैं सुंदर लगती हूँ ना 7? हाँ, बहुत सुंदर
सुंदर। वैसे तुम्हें पता है क्या कि तुमको पैसे किसने दिए थे मुझे मारने के? मैं ये तुम्हें नहीं बता सकता। मैंने खुद दिए थे क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल बेड पे नहीं खत्म होना चाहती थी। एंड अब 7 को कोला की सारी विशेष के पीछे का रीजन समझ में आता है। जैसे क्यों कोला ने उस नर्स को इंजेक्शन लगाया था, क्योंकि वो नर्स रोज कोला को इंजेक्शन लगाया करती थी। एंड क्यों कोला ने उस लड़के को मारा था, क्योंकि वो उसको परेशान करता था। एंड क्यों उसने पूरी की पूरी कोका कोला की बोतल एक बार में पी ली थी, क्योंकि कैंसर की वजह से वो अपनी फेवरेट ड्रिंक तक नहीं पी पा रही होती। एंड कैसे वो चिड़िया बन के एक बार अपनी सारी परेशानियां भूल के बस उड़ना चाहती थी। 7 मैं एक हॉस्पिटल बेड पे कैंसर के साथ नहीं मरना चाहती, यही मेरी लास्ट विश है, इसीलिए प्लीज मुझे खत्म कर दो। एंड 7 अपनी फ्लाइंग सीजर निकाल लेता है और कोला की तरफ छोड़ देता है। लेकिन अभी तक की तुम लोग हमारे 7 को समझ गए होगे, वो कोला को नहीं मारता। माफ करना लड़की, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी लास्ट विश तो पूरी करनी पड़ेगी ना, इसीलिए मैं तुम्हें अभी नहीं मार रहा हूँ। जिसको सुन के कोला एकदम शॉक्ड रह जाती है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे पैसे नहीं वापस कर रहा हूँ, क्योंकि शायद तुम्हें पता नहीं होगा, मैं तुम्हें एक ऐसे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा जो तुम्हें मरने नहीं देगा। तो आज हमारा 7 एक बीच में एक मिशन पे आया होता है, लेकिन बेचारा कुछ सुंदर कन्याओं को देख के थोड़ा भटक गया होता है। ओए 7, तुम्हारा ध्यान तो नहीं भटका ना? देखो हमारा टारगेट आ गया क्या? एंड 7 अपना टेलीस्कोप निकाल के देखता है। जी हाँ डाइबो सर, हमारा टारगेट मेरे सामने खड़ा है। तो सोच क्या रहे हो 7? जल्दी जाओ, खत्म कर दो उसे। लेकिन तभी 7 को एक लड़का उसके साथ दिखता है एंड इसका नाम डाचुन होता है। एंड ये एक बॉडीगार्ड होता है। ये क्या लगता है अपने बॉडीगार्ड के साथ आया है लेकिन इसका बॉडीगार्ड इसको बचा नहीं सकता। 7 एक क्रैब में ट्रांसफॉर्म होकर इस आदमी के पीछे जाने लगता है, लेकिन डाचुन एक मक्खी को भी अपने बॉस की तरफ नहीं जाने देने वाला था, तो इसको भी एक जोर की लात मार के वहाँ से भगा देता है। फिर 7 एक डक बन के चुपचाप पानी के रास्ते इस आदमी के पास जाने लगता है, बट डाचुन को ऐसा वैसा बॉडीगार्ड नहीं होता भाई, वो फिर से पकड़ लेता है इसको। ये क्या, एक डक? चलो अच्छा है, मुझे भूख भी लगी थी। अबे जिंदा डक कौन खाता है? राक्षस है क्या? एक मिनट, आज तो मंगलवार है, निकल यहाँ से। बाल बाल बच गया, थोड़ा सा पागल है ये। एंड फिर 7 तैरते तैरते इस आदमी के पास पहुंच जाता है। अब तो तू गया बेटे। ये क्या? एंड तभी अचानक से एक मछली 7 को पकड़ के अपने साथ लिए जाती है, लेकिन 7 इसको पानी के अंदर सबक सिखा के वापस से ऊपर आ जाता है। लेकिन ऊपर इसके सामने आ जाता है डाचुन। हेलो भाई, मैं तो बस ऐसी मछलियां पकड़ने आया था। अबे बाल छोड़ मेरा, मेरे सामने से हट जाओ अगर जिंदा रहना चाहते हो, तुम्हारा जो भी नाम है। ओ तो तुम एक किलर हो। मेरा नाम है डाचुन और मेरी रैंक है 1003 बॉडीगार्ड लीग में, और मैं एक सिक्योरिटी गार्ड भी हूँ। अच्छा, मेरा नाम है 7 और मेरी रैंक है 12003 किलर लीग में, और मैं एक बार्बर भी हूँ, और मेरी दुकान गोल चौराहे के पास है, आना जरूर। एक मिनट, किलर लोग तो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। कोई नहीं, तुम बहुत ज्यादा जान गए हो मेरे बारे में, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। एंड तभी 7 अपनी सीजर से डाचुन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। ये क्या, एक निहत्थे के ऊपर एक वेपन से अटैक? ये तो चीटिंग है। प्यार और जंग में सब जायज होता है दोस्त। लेकिन तभी ये मछली 7 से बदला लेती है और उसकी सीजर लेके वहाँ से भाग जाती है। ठीक है, आ जाओ फिर। एक मिनट, तुम्हारे पास गन क्यों है भाई? ये तो चीटिंग है। तुम्ही ने तो कहा था प्यार और जंग में सब जायज होता है। तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे बॉक्सिंग में हरा के दिखाओ। बॉक्सिंग? वो तो मेरा फेवरेट है, आ जाओ। बाल बाल बच गया, नहीं बचाऊं शायद। 7 पहला पंच डाचुन को मारता है, लेकिन डाचुन की स्पेशल एबिलिटी होती है रॉक स्किन, एंड उसकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड होती है, इसीलिए घूसा तो 7 मारता है, लेकिन हाथ उसका ही टूट जाता है। एंड फिर डाचुन 7 को बहुत गंदा मारने लगता है। थोड़ी देर रुक जा भाई, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। ठीक है, बताना कब तैयार हो तुम। एंड 2 दिन बीत जाते हैं, 7 की हिम्मत ही नहीं होती दोबारा से अपनी फाइट को स्टार्ट करने की। एंड तभी ये दोनों वहां से जाने लगते हैं। चलो बॉडीगार्ड, यही मौका है, मुझे इसे पागल बना के कुछ भी करके इस आदमी को खत्म करना होगा। पीछे देखो, कैटरीना कैफ। पीछे देखो, सुनाडे कहाँ? एंड जैसे ही डाचुन उल्टा घूमता है, 7 इस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डाचुन के रहते 7 इस आदमी को छू भी नहीं सकता था। एंड डाचुन 7 को पकड़ लेता है। 7 डे गोल्ड लॉक। अबे छोड़ मुझे, अब ये लॉक 7 दिनों तक नहीं खुलने वाला। ऐसा है क्या? अबे एंड डाचुन मजाक नहीं कर रहा था भाई। 4 दिन बीत जाते हैं और डाचुन 7 को छोड़ता ही नहीं। ये लोग साथ में खाते पीते नहाते सोते, और यहाँ तक कि प्लीज मुझे माफ कर दो भाई, मैं किलर की जॉब ही छोड़ दूंगा, बस तुम मुझे छोड़ दो प्लीज। माफ करना भाई, लेकिन मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, मैं 7 दिनों तक तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अच्छा, अपने बारे में बताओ कुछ। तो तुम बॉडीगार्ड क्यों बने? क्योंकि बचपन में मैं बहुत वीक था, तो लोग मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते थे और मेरी कोई भी हेल्प नहीं करता था, इसीलिए मैं स्ट्रॉन्ग बन के एक बॉडीगार्ड बन गया, ताकि मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं जिनको जरूरत है। एक मिनट, वो क्या आ रहा है हमारी तरफ? ये तो एक मिसाइल लग रही है। एंड सच में उनके शहर की तरफ एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल आ रही होती है। भागो! लेकिन तभी डाचुन अपने सामने खड़े ढेर सारे लोगों को देख लेता है, एंड इसका तो एम ही होता है लोगों की हेल्प करना, एंड इसीलिए डाचुन को अपने 7 डे लॉक को बीच में ही छोड़ना पड़ता है। एंड वो उस मिसाइल के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उस मिसाइल को अपने ऊपर लेके वहाँ के सारे लोगों को बचा लेता है, लेकिन खुद नहीं बच पाता। 7 को यकीन नहीं होता कि आखिर डाचुन ने उन लोगों की हेल्प क्यों की जिन्हें वो जानता तक नहीं था। एंड तभी उसके सामने पानी के अंदर से एक स्पेसशिप निकलती है, जो कि स्टैन आइलैंड की होती है, जहाँ पे हमारा 7 जाना चाहता है अपना इलाज करवाने। एंड स्पेसशिप के अंदर से निकलता है स्टैन आइलैंड का प्रिंस, एंड वो 7 के पास आके बोलता है, तो तुम हो क्या जिसने मेरी
मिसाइल रोकी? हमारे आइलैंड पे क्यों अटैक किया तुमने? एंड तभी प्रिंस अपनी मशीन से 7 के बारे में चेक करता है और देख के डर जाता है, ये क्या तुम तो। एंड वो तुरंत ही 7 के ऊपर अटैक कर देता है। 7 किसी तरह उसके अटैक को डॉज करके प्रिंस के ऊपर अपनी सीजर से अटैक करता है, बट ये एक बार में अपनी तलवार से उसकी सीजर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और 7 के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जैसे 7 रोक नहीं सकता था। बट तभी फे इसको वहां से लेके भाग के निकल जाता है। इससे पहले कि ये वापस आए मुझे अपना काम पूरा करना होगा। एंड ये इस आइलैंड के बीचों बीच जाके अपनी मशीन से खुदाई करने लगता है। उसके बाद एक स्पीकर लगा के आइलैंड के सारे लोगों से बोलता है, ध्यान से सुनिए सारे के सारे टापू वासियों, आपके टापू के बीचों बीच एक ऐसा ओर है जो मैं यहाँ लेने आया हूँ, और मैं जैसे ही उस ओर को निकाल लूंगा ये आइलैंड पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तो या तो इस टापू को छोड़ के आप सब अभी के अभी भाग जाइए या फिर मरने के लिए तैयार हो जाइए। एंड इधर हम डाचुन को देखते हैं जो डूब के मरने वाला होता है, लेकिन तभी फे इसको आके यहाँ से बचा लेता है और 7 और डाचुन दोनों को डाइबो की बोट पे लेके आ जाता है। 7, मुझे पता है तुम वापस जाके उन सबको बचाना चाहते हो, लेकिन सोचना ही मत, अगर तुम वापस गए तो पक्का मारे जाओगे। हमारी दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, निंजास जो लड़ाई के लिए निंजा टेक्निक यूज करते हैं, स्टैनियंस जो प्रिंस की तरह टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और फिर आते हैं हम कॉमन लोग। हमारा काम इन लोगों से बच के रहना और चुपचाप देखना है जो भी ये लोग करें। हम खुशकिस्मत है कि हमारे पास ये बोट है और इसीलिए हम जिंदा बच के वहाँ से निकल गए, इसलिए चुपचाप बैठे रहो, कहीं नहीं जाना है। एंड इधर हम देखते हैं ये प्रिंस बस उस ओर को निकाल ही चुका होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मियाऊ आ जाती है। तुम्हें पता नहीं है क्या बिल्लियों को पानी से नफरत होती है? हमारा टापू डूब जाएगा तो हम सब गीले नहीं हो जाएंगे? एंड मियाऊ इस प्रिंस के ऊपर अटैक कर देती है, बट इसको पता भी नहीं चलता कब ये प्रिंस इसके दोनों हाथ के नाखून काट देता है और मियाऊ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा जानलेवा अटैक कर देता है। लेकिन तभी टकला आकर इसको बचा लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मियाऊ को छूने की? एंड ये इस प्रिंस के ऊपर अपना लाउड म्यूजिक अटैक यूज करता है, बट इसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स होते हैं, जिसकी वजह से टकला का अटैक इसके ऊपर किसी काम का नहीं था। एंड ये उल्टा इन दोनों के ऊपर लाउड म्यूजिक से अटैक कर देता है एंड इन दोनों को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। कोला भी इस प्रिंस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी फेल हो जाती है। अब मरो तुम दोनों। लेकिन तभी अंकल शेन इसके ऊपर अपनी गन से अटैक कर देते हैं। मेरे रहते तुम मेरे आइलैंड को कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तभी ये उल्टा अंकल शेन को गोली मार देता है और वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं और वो टापू बस तबाह होने वाला होता है। हाँ तो कहा था मैं, हाँ तो तुम दोनों तैयार हो जाओ मरने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टापू की ये हालत करने की? एंड तभी इस प्रिंस के ऊपर इस आइलैंड की मेयर अटैक कर देती है। एंड ये भी कोई ऐसी वैसी औरत नहीं होती भाई, ये भी काफी स्ट्रांग होती है। प्रिंस इस मेयर के ऊपर अपनी पावर कैनन का यूज करता है, बट ये इसके अटैक को किसी तरह पकड़ लेती है और उल्टा इसके शिप की तरफ फेंक देती है और इसकी शिप को तबाह कर देती है, जिससे इसका आइलैंड तो बच जाता है। भले ही मैं उस कोर को अब नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन इस चीज के लिए मैं तुम्हें जान से जरूर मारूंगा। एंड प्रिंस इस मेयर के ऊपर एक ट्रैकिंग मिसाइल से अटैक कर देता है, जो तब तक नहीं फूटेगा जब तक वो इस मेयर को खत्म ना कर दे। एक ट्रैकिंग मिसाइल, कोई बात नहीं, अगर मुझे मरना ही है तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके मरूंगी। बेवकूफ हो तुम। एंड तभी ये अपने आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्ड बना लेता है, जिससे अब ये मिसाइल इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, माफ करना मुझे मेरे प्यारे टापू वासियों, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ी। एंड वो मिसाइल इसके ऊपर फट जाती है। मुझे जल्दी से जाके उस शिप को रिपेयर कराना होगा ताकि मैं जल्दी से इस कोर को निकाल सकूं। लेकिन तभी अचानक से एक तलवार आती है और इस प्रिंस का एक हाथ काट देती है। ये क्या? एंड ये तलवार किसी और की नहीं बल्कि हमारे 7 की होती है, जिसने इस मेयर को भी बचा लिया होता है। आप ठीक तो ना मेयर जी? चिंता मत करिए, इस आदमी को मैं संभाल लूंगा, आप बस मेरा इस महीने का किराया माफ कर देना। एंड फिर 7 और ये तैयार हो जाते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। थोड़ी देर पहले समझ गए ना 7, इसीलिए तुम वापस नहीं जा सकते। मुझे भी दुख है उन सारे टापू वासियों के लिए, लेकिन खुशी मनाओ कि हम लोग जिंदा हैं। लेकिन तभी डाचुन होश में आ जाता है और अपनी बच्ची कुछ ही जान लगा के 7 से बोलता है, 7 तुम एक किलर हो ना, लो मेरे पास जितने पैसे हैं मैं सब तुम्हें देता हूँ, प्लीज जाओ उस प्रिंस को खत्म करके हमारे आइलैंड को बचा लो। तुम्हें जिंदगी ने मौका दिया 7, एक किलर नहीं एक हीरो बनने का। एंड ये कह के डाचुन बेहोश हो जाता है। मैं जा रहा हूँ डाइबो सर उस प्रिंस को रोकने। पागल हो गए हो क्या 7? तुम जानते हो तुम उसको नहीं हरा सकते। हाँ मैं जानता हूँ डाइबो सर, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से जीतने भी नहीं दूंगा। जिसको सुनते ही डाइबो एकदम शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि यही डायलॉग बचपन में उसके टीचर ने उससे कहा था। फिर हम हमारे डाइबो सर का पास देखते हैं, जो कि एक पिंजरे में ढेर सारे मुर्गों के साथ बंद होते हैं, जिन्हें इंसान खरीदते हैं, खाते हैं और यहाँ तक कि अपने मजे के लिए आपस में लड़वाते भी हैं। और जो भी चिकन फाइट में हार जाता है उसे भी ये लोग खा लेते हैं। डाइबो मैं भी चिकन फाइट में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। क्या डाफे आप जानते हो कि आप बुल को नहीं हरा सकते? उसको कोई नहीं हरा सकता। फिर क्यों? कल इंसानों ने फे की मम्मी को मार के खा लिया। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के भी साथ ऐसा हो, और अगर कल मैंने बुल को फाइट में हरा दिया तो वो लोग मेरे बेटे को मार के खाएंगे नहीं, बल्कि उसे ट्रेन करेंगे एक फाइटर चिकन बनने के लिए। इसीलिए अपने बेटे के लिए मेरे को ये फाइट जीतनी होगी। लेकिन आप उसे नहीं हरा सकते डाफे। मैं जानता हूँ डाइबो, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से जीतने भी नहीं दूंगा। अगले दिन डाफे और इस बुल की फाइट होती है, और भाई ये सही में मुर्गा है कि बुल है? सारे के सारे लोग बुल को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है मैं जानता हूँ मैं बुल को हरा नहीं सकता, मुझे बस
15 मिनट तक जिंदा रहना और फिर मैं जीत जाऊंगा। लेकिन तभी जैसे इनकी फाइट स्टार्ट होती है, बुल आते ही इसको एक ऐसा जोर का पंच मारता है कि इसकी मुंह की हड्डियां टूट जाती हैं और डाफे वहीं पर गिर जाते हैं। क्या यार, थोड़े तगड़े चिकन को लाओ मेरे सामने। लेकिन तभी डाफे फिर से किसी तरह खड़े हो जाते हैं। नहीं, मैं हार नहीं सकता, मुझे जीतना होगा अपने बेटे के लिए। एंड भले ही बुल के पास पावर होती है, लेकिन डाफे के पास स्पीड होती है। वो वापस से बुल के ऊपर अटैक करते हैं एंड बुल के अटैक को डॉज करके बुल की गर्दन पर अटैक करते हैं। लेकिन उनका अटैक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि बुल को कुछ असर पड़े। मुझे और पावर की जरूरत है। बुल गुस्से में डाफे के ऊपर अपनी पूरी जान लगाकर पंच मारता है और डाफे उसकी पावर को उसके खिलाफ यूज कर देते हैं एंड बुल की एक आंख फोड़ देते हैं। ठीक है, उसकी लेफ्ट वाली आई फूट चुकी है, अब उसको लेफ्ट की तरफ नहीं दिखेगा, मुझे उधर ही उसे अटैक करना होगा। अब तो तुम नहीं बचोगे। एंड तभी बुल फिर से डाफे के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन इस बार फिर से डाफे बुल को डॉज करके बुल के लेफ्ट वाले हाथ की एक उंगली तोड़ देते हैं एंड बुल दर्द के मारे वहीं पर तड़पने लगता है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बुल एक नॉर्मल से चिकन से हार रहा होता है, लेकिन सिर्फ डाइबो जानते हैं कि डाफे अभी कोई नॉर्मल चिकन नहीं, बल्कि वो एक बाप है जिनको उनके बेटे को बचाना है। ठीक है, बस 5 मिनट और जिंदा रहना है मुझे। एंड फिर हम इस चिकन फार्म के ओनर को देखते हैं। टाइम आ चुका है बुल, यूज करो उसे। एंड तभी बुल चीटिंग करता है और खुद को एक इंजेक्शन लगा लेता है जो इसको 100 गुना ज्यादा ताकतवर और फास्ट बना देता है। एंड एक तो डाफे पहले से ही बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हैं, ऊपर से इस केमिकल ने बुल को इतना ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग बना दिया होता है कि इस बार डाफे बुल को डॉज नहीं कर पाते और बुल इसको पकड़ लेता है। एंड सिर्फ 2 मिनट रह गए होते हैं फाइट को खत्म होने में और फिर बुल डाफे को बहुत ज्यादा गंदा मारने लगता है। लेकिन डाफे अपने बेटे के लिए मर नहीं सकते थे, इसीलिए वो भी अपनी पूरी जान लगा देते हैं जिंदा रहने में। एंड बुल उनको 2 मिनट तक मारता ही रहता है, लेकिन डाफे मरते नहीं। टाइम खत्म हो गया, डाफे जीत गए, लेकिन अभी भी बुल डाफे को मार रहा होता है। अरे पागल हो क्या, टाइम खत्म हो गया, तुम हार गए बुल। तुम्हें क्या लगता है डाइबो, इन इंसानों को इस फाइट से कुछ लेना देना है? नहीं, ये दुनिया बहुत ही मतलबी है। ये लोग बस अपने मजे के लिए हम लोगों को लड़ते हुए देखना चाहते हैं। ये फाइट तब तक नहीं खत्म होगी जब तक कोई एक चिकन मारा नहीं जाता। नहीं, ये तो चीटिंग है। लेकिन ये सारे लोग डाइबो को पकड़ लेते हैं एंड फिर बुल डाफे को तब तक मारते हैं जब तक डाफे खत्म नहीं हो जाते। एंड इसी तरह से डाइबो के टीचर और फे के पापा मारे जाते हैं, इवन दो वो उस फाइट को जीत गए होते हैं। उसके बाद ही डाइबो उसका चश्मा ले लेता है और आज तक वो उसके पास है। लेकिन हमारा डाइबो भी कोई ऐसा वैसा लूजर नहीं होता भाई, उसको लेना था अपने टीचर का बदला, तो वो भी उस चिकन फाइट में हिस्सा ले लेते हैं। सारे लोग उस पर हंस रहे होते हैं क्योंकि सबको लग रहा होता है कि डाइबो कहाँ जीतेगा उससे। डाइबो पूरी रात बैठ के सोचते हैं कि आखिर मैं कैसे हराऊंगा उसको जिसको मेरे टीचर तक नहीं हरा पाए। एंड अगले दिन इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड इस फार्म के ओनर ने बुल को सिर्फ 5 मिनट दिए होते हैं डाइबो को खत्म करने के लिए, क्योंकि डाइबो बहुत ज्यादा वीक होता है। इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। डाइबो किसी तरह तो पहले बुल को डॉज करा होता है, लेकिन आखिरी में बुल इसको पकड़ लेता है। मुझे याद है जब मैं तुम्हारे टीचर को मार रहा था तब भी तुम मुझे ऐसी डरावनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, तुम मुझे नहीं हरा सकते। एंड ये कह के बुल डाइबो को बहुत ज्यादा गंदा मारने लगता है। लेकिन डाइबो भी अपने टीचर का स्टूडेंट होता है भाई, वो तब तक नहीं हार मानने वाला था जब तक वो मर नहीं जाता। बुल उसे बार बार बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दे रहा होता है, लेकिन डाइबो फिर से किसी तरह खड़ा हो जा रहा होता है। और देखते ही देखते 4 मिनट बीत जाते हैं। ये क्या, यकीन नहीं हो रहा मुझे इस चूजे को मारने में इतना टाइम लग रहा है। लगता है मुझे इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी पैंट में हाथ डालता है उस इंजेक्शन को निकालने के लिए, वो एकदम शॉक्ड रह जाता है। ये क्या, मेरा इंजेक्शन कहाँ गया? यही ढूंढ रहे हो ना तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे ही तब से तुमसे पिट रहा था? मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था तुमसे छीनने के लिए। इसी चीज का यूज करके तुमने मेरे डाफे को मारा था ना, अब इसी से मैं तुम्हें मारूंगा। तुम पागल हो, सोचना ही मत उस इंजेक्शन को लगाने की। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चिकन के लिए बना है। अगर तुम वो यूज करोगे तो तुम्हारी बॉडी झेल नहीं पाएगी और तुम्हारी सारी नसें फट जाएंगी। और लेकिन डाइबो उसकी बात नहीं सुनता और इस इंजेक्शन को लगा लेता है। लेकिन बुल की बात एकदम सच होती है। डाइबो की वीक बॉडी उस इंजेक्शन को झेल नहीं पाती और डाइबो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारे जैसा वीक चिकन उस इंजेक्शन को नहीं झेल सकता। एंड डाइबो वहीं पर बेहोश पड़े होते हैं। लेकिन तभी डाइबो को उनका प्रॉमिस याद आ जाता है। डाइबो, अगर मैं मारा जाऊं कल तो मेरे बेटे का ख्याल रखना। एंड यही प्रॉमिस डाइबो को मरने नहीं देता। एंड डाइबो अपनी लिमिट्स को सरपास कर देता है एंड उस इंजेक्शन को हैंडल कर लेता है। इन सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा था और बुल की हालत खराब हो जाती है। एंड डाइबो का पूरा फॉर्म बदल जाता है। और फिर क्या भाई, डाइबो बुल को भी मार डालता है और उस फार्म के लीडर को भी खत्म कर देता है। एंड फिर वो सारे के सारे चिकन्स को आजाद कर देता है। एंड फिर फे को लेके चिकन आइलैंड आ जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात 7 से होती है। मैं जा रहा हूँ डाइबो सर, तुम सच में पागल हो 7। ये लो, ये तुम्हारी स्वॉर्ड है और हाँ, ये शायद हमारी आखिरी बात होगी। इसीलिए मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ 7, तुम मेरे बचपन के स्टूडेंट नहीं हो। तुम मुझे 2 साल पहले समुद्र के किनारे बहुत इंजर्ड हालत में मिले थे। तुम्हारा बचना नामुमकिन था, लेकिन वंडर डॉक्टर ने तुम्हें किसी तरह बचा लिया। तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो अरे कहाँ गया? कम से कम मेरी पूरी बात तो सुन के जाते 7।
एंड इधर हम देखते हैं 7 और इस प्रिंस की बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही होती है, लेकिन 7 भी ये जानता है कि वो इसको नहीं हरा सकता। ये प्रिंस 7 की स्वॉर्ड को टुकड़ों में तोड़ देता है और फिर 7 को भी बस खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर पता नहीं क्यों 13 आ जाती है और वो 7 को बचा लेती है। अरे तुमने मुझे क्यों बचाया? कहीं मैं भी तुम्हें अच्छा तो नहीं लगने लग गया? एक और किलर, अच्छी बात है, आज मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। वो तो वक्त ही बताएगा। एंड तभी ऊपर से फे भी वहाँ पर आ जाता है। ये क्या, ये मुर्गा इतना हैंडसम क्यों है? एंड फे अपनी पूरी जान लगाकर प्रिंस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन प्रिंस अपनी शील्ड से बच जाता है। उसके बाद ये तीनों साथ में मिलके इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अगर तुम लोगों को लगता है तुम लोग साथ में मिलके मुझे हरा सकते हो तो तुम लोग बेवकूफ हो। एंड तभी ये प्रिंस गियर 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड अकेले ही इन तीनों को एक बार में रोक देता है और 7 को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। यकीन नहीं होता, तुम जैसे वीकलिंग्स के लिए मेरे को गियर 2 जाना पड़ा। उसके बाद ये इन तीनों को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। अगली बार अपनी गियर 2 में एक पैंट भी ऐड कर लेना। चुप रहो। प्रिंस 7 को खत्म करने के लिए एक फाइनल अटैक उसके ऊपर कर देता है, लेकिन 13 एक बार और आगे 7 को अपनी शील्ड से बचा लेती है। ऐसी बात है क्या? तो इसे रोक के दिखाओ फिर। एंड ये प्रिंस 13 के ऊपर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज कर देता है, जिससे ये नहीं बच सकती थी, लेकिन इस बार 7 13 को बचा लेता है और प्रिंस के अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। तो तुम आखिरकार मारे गए। किसने कहा भाई? एंड हमारा 7 इतनी आसानी से मरने नहीं वाला था। वो इस प्रिंस को डाचुन के गोल्ड लॉक से पीछे से पकड़ लेता है। आखिर तुम मरते क्यों नहीं? मरूंगा ना, लेकिन अकेले नहीं। एंड तभी 7 अपनी पूरी कंसंट्रेशन लगाता है और अपने मैजिक से अपनी टूटी हुई सीजर के टुकड़ों को एक साथ जोड़ देता है। अब मुझे समझ में आया डाचुन, तुमने अपनी जान को सबके लिए खतरे में क्यों डाला। एंड 7 अपनी सीजर को अपनी तरफ पूरी स्पीड में बुलाने लगता है। ये लड़का इतनी एडवांस टेक्निक कैसे यूज कर सकता है? आखिर कौन है ये? मैं समझ गया डाचुन कि ये हमारी जिम्मेदारी होती है उन चीजों को प्रोटेक्ट करने की जिन्हें हम दिल से चाहते हैं। एक मिनट, ऐसे तो ये खुद भी मारा जाएगा। देखिए डाइबो सर, भले ही मैं एक अच्छा किलर नहीं बन पाया, लेकिन मैं एक अच्छा हीरो जरूर बन गया। नहीं 7। एंड तभी 7 अपनी सीजर को अपने और उस प्रिंस के दिल के आर पार निकाल देता है, क्योंकि ऐसे भले ही वो मारा जाएगा, लेकिन कम से कम उसने अपने पूरे आइलैंड को तो बचा लिया। एंड 7 वहीं पर अधमरा होके गिर जाता है। फिर उसे अपने मैजिक से हील करने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन तभी उसके पास दोबारा से ये प्रिंस आ जाता है। हाँ, अच्छा हुआ हम स्टैनियंस अपने शरीर में 2 दिल लगा के घूमते हैं। तुम तो काफी हिम्मती निकले बच्चे। कोई बात नहीं, अब मरो तुम। एंड डाइबो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। फिर तुम 7 को हील करते रहो। एंड अभी हमारे 7 को उसका थोड़ा बहुत पास्ट याद आ जाता है कि कैसे वो पास्ट में सिर्फ एक लड़की के लिए एक पूरी कंट्री से लड़ गया होता है। एंड दुनिया भर के सारे किलर्स उसके पीछे पड़े होते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन ये लड़की ही 7 को धोखा दे देती है और पीछे से अपनी तलवार इसके सीने के आर पार घुसेड़ देती है। लेकिन पता नहीं कैसे 7 किसी तरह बच जाता है और फिर उसकी मुलाकात फे से होती है और वो अपनी सारी याददाश्त भूल गया होता है। तुम दोनों को भी मैं आज मार डालूंगा, प्लीज मुझे मार दो, लेकिन 7 को बचा लो। चुप रहो। लेकिन तभी 7 13 के पीछे खड़ा हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? एंड ये प्रिंस अपनी पूरी जान लगा के 7 के ऊपर फिर से अपना अटैक यूज करता है, लेकिन इस बार 7 उसके अटैक को डायरेक्टली अपने ऊपर ले लेता है और हिलता तक नहीं भाई। ये कैसे? एंड असल में अभी हमारा पास्ट वाला 7 होश में आ गया होता है। वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को अपने पास बुलाता है और अपने मैजिक से उसके टुकड़ों को एक साथ जोड़ के दोबारा से अपनी स्वॉर्ड बना लेता है। एंड अब ये प्रिंस थोड़ा सा डर जाता है एंड तभी 7 इसके सामने से गायब हो जाता है। कहाँ गया वो? ये प्रिंस अपने आप को बचाने के लिए अपनी चारों तरफ अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन 7 एक केक की तरह इसकी शील्ड के बीचों बीच अपनी तलवार घुसेड़ देता है और इस प्रिंस का एक हाथ काट देता है। प्रिंस को यकीन नहीं होता कि ये अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। ये बात है क्या? तो लो अब इससे निपटो। एंड तभी ये प्रिंस अपनी शिप को अपने पास बुला लेता है और गियर 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि इसका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होता है। लेकिन भाई 7 अपनी मैजिक स्वॉर्ड से सिर्फ एक बार में इसका गियर 3 के फॉर्म को बीच से काट देता है और इसकी स्पेसशिप फूट जाती है और ये उड़ता हुआ वहां से निकल जाता है। मैं फिर से जरूर वापस आऊंगा। एंड फिर 7 वहीं पर बेहोश हो जाता है और इस तरह 7 अपने आइलैंड को बचा लेता है। आपने देखा लीडर? हाँ, यकीन नहीं होता। 13 उसे तुरंत खत्म कर दो और उसकी स्वॉर्ड को अपने साथ ले आओ। ओके सर। आखिर तुम अभी भी जिंदा कैसे हो शैडो किलर? एंड यहाँ पर हमारी इस मास्टरपीस एनिमे का पार्ट 1 और 2 खत्म हो जाता है। आई नो भाई, बहुत टाइम हो गया मैंने इसका पार्ट 3 नहीं डाला और मैं सच बताऊं तो मैं डालने भी नहीं वाला था, लेकिन तुम लोग ने इतने ज्यादा कमेंट किए कि भाई मेरे को मजबूर कर दिया अगला पार्ट डालने में। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि पार्ट 3 मैं अपने मेन चैनल एनिमिडी पे डालूंगा, जिसका लिंक तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो वहां से जाके मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के अपनी कुर्सी की पेटी को बांध के तैयार हो जाना, क्योंकि पार्ट 3 आने वाला है। मैं बता दे रहा हूँ वो भी बहुत मस्त होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।